जनाब, अभी आपने डॉक्टर साहब की उर्दू किताबों के बारे में बातें सुनी डॉक्टर साहब से। और अब आइए जरा उनकी अंग्रेजी किताबों का एक जायजा उनकी जबानी ही लेते हैं। डॉक्टर साहब कोई गौर व फिक्र से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो क्या पढ़ रहे हैं ये भी अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपकी अंग्रेजी की किताबों का तर्जुमा हो जाए। हम्म, तर्जुमा कह रहा हूँ, तबसरा हो जाए या उस पर कुछ बातें हो जाए हम्म। अंग्रेजी किताब। हाँ, यासीन बेग साहब, शुरू में तो मैं बहुत अरसे तक उर्दू में लिखता रहा। बल्कि उर्दू की कुछ तहरीरों के तख्लीकात के अंग्रेजी में तर्जुमे हुए। लेकिन जूं जूं मैंने कनाडा में वक्त गुजारा, तो मैं अंग्रेजी में मैंने ज़्यादा लिखना शुरू किया। अच्छा। उसमें कुछ नज़में भी थीं, कुछ शायरी थी, कुछ अफसाने थे, फिर कुछ मज़ामीन थे। तो मैं तो तीन किताबों का जिक्र करता हूँ अंग्रेजी में। जी। एक किताब है द चोजन वन, द मिथ ऑफ द चोजन वन, जो मैं जावेद इकबाल मुगल, जिस पर 100 बच्चों के कत्ल का जी। जी। वो एक्यूजेशन थी, और जज ने ये भी ऑर्डर किया था कि वो उसको यादगार पाकिस्तान के सामने उसको सूली चढ़ाई जाए, सूली दी जाए, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी के, लाश के 100 टुकड़े किए जाए और उनको उन ड्रम्स ऑफ एसिड में डाला जाए जिसमें इसमें बच्चे का। तो मैं यहाँ से गया क्लिनिक बंद करके, हम्म। और लाहौर गया, और कोट लखपत जेल में मैं उनसे मिला हम्म। और उनका इंटरव्यू लिया। और उसके बाद उनकी फैमिली का इंटरव्यू लिया, उनके भाइयों का, उनके भतीजों का, उनके हम्म। हमसायों का। और जो है वहाँ पर और लोगों से बातचीत हुई। और तो उसके बाद मैंने एक किताब लिखी। तो वो हमारी एक अंग्रेजी की थी, जो द मिथ ऑफ द चोजन वन। अच्छा। ये अंग्रेजी में थी। जी। तो और ये भी पाकिस्तान से शायद हुई। नहीं, नहीं, ये यहाँ से। यहाँ से शाये हुई। अच्छा। लेकिन इसका तर्जुमा जो है, जी। जी। जो लाहौर में एक मशल पब्लिकेशंस है, जी। जी। तो जी। मशल पब्लिकेशंस वालों ने कहा कि अगर आप इसका तर्जुमा कर दें हम्म। तो हम उसको उर्दू में छापेंगे। तो वो उन्होंने अपना कातिल के नाम से, अच्छा। जावेद इकबाल की, वो लाहौर से मशल पब्लिशर्स ने अच्छा। वो छपी। और उसका मुझे परवेज हुद भाई ने उसका मशवरा दिया कि आप उनके साथ कांटेक्ट करें, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने एक सिलसिला शुरू किया। मैं दुनिया में जो इनकलाब जो लोग ला रहे थे, हम्म। कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे सियासी लीडर हैं, क्योंकि आपका भी सियासत से ताल्लुक है। तो मैंने कुछ वो लीडर्स लिए जो अमन पसंद थे, जो हम्म। अमन के रास्ते से इनकलाब लाना चाहते थे, और कुछ है जो आर्म स्ट्रगल पे बिलीव करते थे। तो उन लोगों का एक सिलसिला जो था, वो लेनिन से शुरू होता था। और उसके बाद लेनिन, चिगवारा, फिडेल कास्ट्रो, होचिमिन, ये वो लोग थे जो सियासी इनकलाब लाते थे, जिनमें से अक्सर कम्युनिस्ट थे। उसके मुकाबले में दूसरा जो ग्रोह था, उसमें लियो टॉल्स्टॉय और उनके पैरोकारों में मोहनदास गांधी, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा। तो ये जो लोग थे, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने एक किताब शाये की, प्रॉफिट्स ऑफ वायलेंस, प्रॉफिट्स ऑफ पीस। अच्छा। तो ये किताब मैंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। हम्म। ये किताब थी जिससे ग्लेन पेज ने मुझे हवाई से फ़ोन किया हाँ जी हाँ। कि भाई ये उनको किताब बहुत पसंद आई। हम्म। और इस किताब ने मुझे बैन अवी तौर पे जो अमन के साथ, मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, हाँ। उनके साथ मेरा सिलसिला जोड़ा। फिर ये हुआ कि 9/11 के बाद लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि ये जो लोग सुइसाइड बॉम्बर्स हैं, और ये जो इस तरह के दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी नफ्सियात क्या है। हम्म। तो वो मैंने स्टडी किया, उनके इंटरव्यूज पढ़े, उनकी बायोग्राफीज पढ़ी। और उसके बाद मैंने किताब अभी रिसेंटली आई है, जो लाहौर से छपी है। उसका नाम है फ्रॉम होली वॉर टू ग्लोबल पीस। जी। ये एक मल्टी लाइन पब्लिशर्स हैं लाहौर में, अच्छा। उन्होंने ये शाये की है। तो अब इससे भी जो दुनिया में जो पीस की बातें करते हैं, जो इन सियासी सूरत हाल को समझना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगरचे मैं नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ और क्लिनिक में थेरेपी करता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट हुआ कि हम्म। पॉलिटिक्स में नफ्सियात का क्या दखल है। हम्म। और ये कुछ वो सवाल हैं जिसकी तरफ
उससे उन्होंने। पहले मैं एक जी आपसे बात जी निकली है, एक दफा आपने मुझे एक बहुत अच्छा जुमला कहा था, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जी सियासी बात निकली है। जी आपने मुझे एक दफा कहा था, मुझे सही से याद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोहराएं और ये बात लोगों तक पहुंचे, जी खासतौर पर पाकिस्तानी लोगों तक। आपने एक बात कही थी कि जो किसी भी सियासतदान को या किसी भी शख्सियत को जब पावर मिल जाती है, तो वो कुछ खास मुद्दत आपने बताई थी, वहां तक वो ईमानदार रहता है, उसके बाद वो ईमानदारी कमजोर पड़ जाती है या खत्म हो जाती है, वो जरा मुझे दोहरा दीजिए बात। वो मैंने जब मुख्तलिफ सियासी शख्सियतों का एनालिसिस किया, तो मुझे ये फीलिंग थी कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जी जी। तो अक्सर जो थी मूवमेंट्स थी, वो बड़ी जेन्युइन शुरू हुई थी। मतलब है, वो जो लीडर्स थे वो जेन्युइनली लोगों के मसाइल में, समाजी सियासी माशी मसाइल में हम्म इंटरेस्टेड थे। हम्म लेकिन वो हिस्ब इख्तलाफ में थे, उनके हम्म पास पावर नहीं थी। हम्म मतलब है, हम्म लेकिन जब वो बरसर इक़्तिदार आ गए या उनको पावर मिल गई और उनकी मूवमेंट हो गई, तो उसके बाद वो उसकी शिकस्त तो रीख्त हो गई, और वो एक लेवल पे वो करप्ट होने शुरू हो गए। तो हम्म बहुत से लीडर ऐसे हैं हम्म जो अपनी ईमानदारी और अपना आला आदर्श कायम नहीं रख सके। हम्म उसमें कुछ इंसानी मजबूरियां भी हैं और कुछ सियासी प्रेशर भी हैं, और कुछ जो उनके साथ जो लोग मिलते गए, तो वो उनके साथ, क्योंकि वो कामयाब हो रहे थे, तो हम्म उनके साथ जो ओरिजिनल लोग थे, जो ज़्यादा डेडिकेटेड कमिटेड थे। लेकिन जब बाद में ये हुआ, तो ये मेरा एक वो क्या तज्जिया था, और मैं उसको अभी भी कर रहा हूँ, कि मुख्तलिफ जो मैं महसूस करता हूँ कि शुरू में और बाज़ दफ़ा उसका ऑपोजिट भी है। हम्म, उसकी ताकि मेरा बयान हाँ। बैलेंस रहे, कि बहुत से लोग जो शुरू में शिद्दत पसंद थे, अच्छा। जैसे नेल्सन मंडेला, जिसकी सारी उनको हम्म नोबेल पीस प्राइज हम्म भी मिल गया, कि वो शुरू में आर्म स्ट्रगल पे बिलीव करते हम्म थे, और इसलिए उनको जेल भेजा गया। तो हम्म मतलब है, अपने जमाने के वो टेररिस्ट समझे जाते थे। हम्म अब ये अलहदा बात के जब जो गोरों की हुकूमत कमजोर पड़ गई, हम्म और उनको मतलब एक कामयाबी हुई, तो फिर बहुत से जो टेररिस्ट थे वो फ्रीडम फाइटर्स बन गए, हम्म और जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो टेररिस्ट बन गए। तो बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि अगर आप कामयाब हो गए, तो आप फ्रीडम फाइटर, बिल्कुल यू नो। बिल्कुल। और अगर आप कामयाब नहीं नहीं हुए, भाई। अगर आप कामयाब हो गए जिसमें, तो आपका मजहब बन गया। और हम्म अगर आप कामयाब नहीं, तो कल्ट रह गया, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक मतलब है कि इतनी हतमी बात नहीं है। तो मैं जो उन लोगों के जो पॉलिटिकल और सोशल जो चेंजेस हैं, हम्म जो कि विजडम की बात है, कि भाई जब आप जितने बुजुर्ग बूढ़े होते हैं, तो आप में क्या तब्दीलियां आती हैं। बाज बद से बदतर हो जाते हैं, हम्म बाज खूब से खूबतर हो जाते हैं। लेकिन ये एक मेरे नज़दीक एक नहायत ही दिलचस्प जो है ना स्टडी है, कि हम्म लोग कैसे 20 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक वो कैसे बदलते बदलते हैं, हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से अब चूंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो जब जनूबी अफ्रीका की बात निकली है, तो एक दफ़ा आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि वहाँ जब आप गए थे, तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी आम, वो थोड़ा सा बताइए। वो आम दिलचस्पी की लोगों की बड़ी बात है कि वो गोरों का इलाका, कालों का इलाका, हाँ थोड़ा सा हाँ, उसमें। वो हाँ। जब मैं 85 में गया, तो मुझे बहुत शौक था जगह देखने का। तो मुझे हैरानी हुई कि जैसे मुझे यकीन नहीं आया कि आप बीच पे जाएं हम्म और वहाँ लिखा हो हम्म जली हरूफ में कि हम्म यहाँ कालों का आना मना है। हम्म, मैं एक डॉक्टर से मिला, जी हाँ। जो इंडियन बैकग्राउंड, तो ये भी मुझे नहीं पता था कि वहाँ ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, फिर इंडियंस हैं, सही। और फिर एक मलैटोज है। मलैटो है जो मखलूत नस्ल के, अच्छा। जहाँ काले और गोरों के मिलके जिनके बच्चे हुए। तो वो डॉक्टर थे, वो गायनोकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी वाइट खातन का इलाज नहीं किया। हम्म मुझे ये हैरानी हुई कि वहाँ बल्कि एम्बुलेंस तक, अगर आपने एम्बुलेंस कॉल किया 911, वो हम्म आ गए और आ देखा जी आप तो इंडियन है, और वो गोरों की एम्बुलेंस, तो आपको नहीं लेंगे वो, यू नो। हम्म लेकिन जो चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा मुझे हैरान किया, कि उसी साल ये कानून बना कि आप दूसरी नस्ल से शादी कर सकते हैं। हम्म तो एक पाकिस्तानी औरत थी, एक हम्म, मुसलमान औरत थी, वो इससे नाराज थी। मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि इस कानून से पहले मेरा बेटा मुसलमान औरत से ही शादी करता, अब वो अच्छा। गोरी से शादी कर सकता है, और मैं इसके खिलाफ, यू बिल्कुल नो। बिल्कुल। तो ये एक जेन्युइन डे टू डे प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल जनाब। तो डॉक्टर खालिद सोहेल की दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, और जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, और वो क्या पढ़ रहे हैं हम आपको बाद में बताएंगे। तो जनाब, वीडियो के अगले हिस्से में आप देखिएगा कि वो क्या पढ़ रहे थे और उस पर हम क्या बातें करेंगे।